नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अनकही, सहज और सरल। मैं हूं रिचा अनिरुद्ध। चलिए पहले आपको बता देती हूं दिन की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री मोदी ने आज से बिहार चुनाव में प्रचार का आगाज कर दिया है। इसकी शुरुआत उन्होंने पूर्व सीएम भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के गांव से की। इसके बाद प्रधानमंत्री ने समस्तीपुर के दूधपुरा की रैली में लालू और तेजस्वी यादव पर तंज कसा। पीएम ने लोगों से अपने मोबाइल की लाइट जलाने को कहा। जब लोगों ने फ्लैश लाइट ऑन की तो उन्होंने पूछा कि इतनी रोशनी में भी आपको लालटेन की जरूरत है क्या। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में एक प्राइवेट बस में आग लग गई। हादसे में 20 लोगों की मौत हो गई, कुछ लोग घायल भी हुए हैं। बस हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही थी, तभी एक तेज रफ्तार बाइक टक्कर के बाद बस के नीचे घुस गई और फ्यूल टैंक से टकरा गई। धुएं के कारण बस का दरवाजा लॉक हो गया और लोग अंदर ही जलकर मर गए। दिल्ली पुलिस ने आईसिस से प्रेरित एक आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। भोपाल और दिल्ली से 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों का मानना है कि इसका संबंध पाकिस्तान की एजेंसी आईएसआई से हो सकता है। पुलिस दोनों आतंकियों से पूछताछ कर रही है, जिससे उनके प्लान और आतंकी नेटवर्क के बारे में पता लगाया जा सके। खबर अनकही में प्रदूषण के खिलाफ हमारी मुहिम सांस लूं या जी लूं आज भी जारी रहेगी। हम प्रदूषण से होने वाले सेहत के नुकसान पर बात करेंगे। मेरे साथ जुड़ेंगे पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर आशीष जैन। बिहार चुनाव की चर्चा में आज मैं आपको बताऊंगी बिहार चुनाव के सेलिब्रिटी फेसेस के बारे में और सबसे अमीर और गरीब उम्मीदवारों के नाम। और साथ ही बात होगी कि कैसे अमेरिका अलग अलग तिकड़म लगाकर भारत को रूसी तेल खरीदने से रोकने की कोशिश कर रहा है। दिवाली के बाद से ही दिल्ली की हवा बेहद खराब है। हर सांस के साथ शरीर में जहर घुल रहा है। बच्चों और बुजुर्गों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। और इसी बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जो लोगों को और गुस्सा दिला रही है, मानो हमारे जख्मों पर नमक छिड़का जा रहा है। जब आम जनता जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर है, तब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उनके मंत्रिमंडल के लिए 15 एयर प्योरीफायर्स का ऑर्डर दिया गया है, जिसका कुल खर्च लगभग 5.5 लाख रुपए होगा। मुख्यमंत्री और मंत्रियों के दफ्तरों के लिए यह व्यवस्था की गई है, जबकि राजधानी का AQI औसतन 350 के पार है। ये प्रदूषण हमारी सेहत के लिए बेहद नुकसानदायक है। दिल्ली की हवा में PM 2.5 की मात्रा खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। ये बारीक कण सीधे आपके फेफड़ों में घुस जाते हैं। इससे सांस की बीमारियां, अस्थमा और दिल की समस्याएं बढ़ रही हैं। हालात ऐसे हैं कि दिल्ली में सांस लेने का मतलब है दिन में 10 सिगरेट पीना। दिल्ली के अस्पतालों में सांस की तकलीफ वाले मरीजों की संख्या 30 से 40% बढ़ गई है। आंखों में जलन, खांसी, सरदर्द, ये सब अब आम हो गया है। लंबे समय तक इस प्रदूषण में रहने से कैंसर और दिमागी बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। और क्या क्या परेशानियां होती हैं और कैसे हम इससे बचने की कोशिश कर सकते हैं, इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ अब जुड़ रहे हैं चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर आशीष जैन। बहुत बहुत स्वागत है आपका खबरें अनकही में। थैंक यू वेरी मच। आप एज अ चेस्ट स्पेशलिस्ट कितना परेशान है? जो बाहर जिस तरह से धुंध है, AQI की खबरें लगातार पहले 400 अब 350 के पार बताया जा रहा है, कितना चिंताजनक है हम सबके लिए? बहुत चिंता की बात है और उसका मेन कारण तो ये है कि एक तो हम ये जहरीली हवा दिन रात हम उसको इनहेल कर रहे हैं, ये हमारे फेफड़ों में जा रही है और तमाम सारी जो भी परेशानियां आपने बताई हैं और भी दीगर परेशानियां हैं, वो उससे हमारा इंसानी शरीर जूझ रहा है। और उससे भी बड़ी परेशानी ये है कि कोई कुछ करता हुआ दिख नहीं रहा। बस पॉलिटिशियंस एक पार्टी दूसरे पर ब्लेम डालती है। जी। और ना हम आम जन भी इसके बारे में कोई सजग हो रहे हैं और हमारी तरफ से भी कोई बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है। अगर हम अफोर्ड कर पा रहे हैं तो हम एयर प्यूरीफायर ले रहे हैं, अदरवाइज ना एज अ सोसाइटी हमारा कोई कंट्रीब्यूशन हो रहा है इसको रोकने में। हमने तो पटाखे फोड़े खूब जोर शोर से। जी। और हम अपनी XUV लेके जाते हैं, हम अपनी डीजल गाड़ियां लेके जा रहे हैं, जनरेटर चल रहे हैं, बाहर सिक्योरिटी गार्ड्स जो हैं आग जला रहे हैं। तो एज अ सोसाइटी भी हम इसमें कुछ कर नहीं रहे हैं और ऑब्वियसली जो अथॉरिटीज़ हैं वो तो जितना कर रही हैं उतना कर ही रही हैं, सबको दिख रहा है। तो एक बात बताइए, अब कितना खतरा, जो कुछ चीज़ें तो मैंने बोली, लेकिन इसके अलावा भी क्या बहुत कुछ है? और किस तरह से, जैसे PM 2.5 PM 10 की बात होती रहती है, थोड़ा अगर आप हमें आम इंसानों की भाषा में समझाएं, क्या नुकसान हो रहा है हमारे शरीर को? जी, इसमें ऐसा है कि ये जो PM 2.5 और PM 10 की जो आपने बात कही, ये इन कणों का डायमीटर है, उसके ऊपर वो डिपेंड करता है कि उनका जो 2.5 वाला जो PM 2.5 के जो डायमीटर के कण होते हैं वो सीधे इनहेल होके हम
अंदर तक जाते हैं और इनफैक्ट वो एल्वियोलाई से क्रॉस होके वो ब्लड में भी चले जाते हैं। अच्छा। ठीक है, और 10 वाले जो हैं वो अंदर तक नहीं जाते क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं, वो एब्जॉर्बेबल पार्टिकल्स होते हैं। तो ये जितनी भी गैसेस हैं, SO2 है, N2O है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये तमाम सारी गैसेस, हिंदुस्तानी जो आदमी का शरीर है वो भगवान ने ये इन चीज़ों को, तत्वों को देख के नहीं बनाया था। दीज आर ऑल न्यू थिंग्स फॉर अस विच वी आर इनहेलिंग। तो हमारी बॉडी उसको कुछ हद तक ही हैंडल कर सकती है और कुछ लेवल तक ही हैंडल कर सकती है। उससे अगर ज़्यादा जाते हैं तो डेफिनेटली बॉडी के जो पैरामीटर्स हैं वो चेंज हो जाते हैं और बॉडी डिफरेंटली रिएक्ट करने लगती है। जब ये टॉक्सिन्स जो हैं ये हमारे शरीर के डिफरेंट अंगों में जाते हैं तो हमें अस्थमा जैसी शिकायत होती है। जो COPD है वो वर्सन होता है। जिनको ILD नहीं है उनको ILD होने का खतरा रहता है। इंटरस्टिशियल लंग डिसीज़, ये भी एक तरह की लंग की बीमारी है। लंग का कैंसर हो सकता है। हार्ट की जो परेशानियां हैं जिन्हें हम हार्ट अटैक बोलते हैं वो हो सकती हैं उसमें। ठीक है, प्रदूषण की वजह से हार्ट अटैक हो सकते हैं? जी, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं और भी कई सारी चीज़ें हैं जो हमें दिखती नहीं हैं और जो अभी विज्ञान ने अनकवर नहीं भी किया है। इनफैक्ट इससे जैसा आपने बताया कि ये 10 सिगरेट 15 सिगरेट पीने के बराबर है, तो जो नुकसान जो 10-15 सिगरेट पीने वाला इंसान है उसको जो नुकसान हो रहा है वो हमें बिना सिगरेट पिए ही वो नुकसान उतना हो रहा है। सो विच इज़ क्वाइट सीरियस। ब्रेन को कैसे अफेक्ट कर सकते हैं ये पार्टिकल्स? अगर हम शुरुआत से देखें, बहुत ही लो लेवल से भी अगर हम देखें तो जो मानसिक चिड़चिड़ापन है, जो तनाव है, जो लिथार्जी है, जो थकान है, दे आर ऑल्सो डायरेक्टली रिलेटेड टू द पोल्यूशन। अच्छा। वहाँ से कहानी शुरू होती है और फिर उसके बाद ये जितने भी टॉक्सिन्स हैं ये ब्रेन में जाके उसके फंक्शंस को वो करते हैं और फिर तमाम दीगर दूसरी परेशानी आती है। बट कॉमनली जो चिड़चिड़ाहट है, जो तनाव है, वो हमें बहुत देखने को मिलता है इसमें। अब अगर मैं बात करूं बच्चों की, बुजुर्गों की और जो ऑलरेडी जैसे कैंसर पेशेंट्स हैं और कोई और बीमारी से जूझ रहे हैं, डायबिटिक्स हैं, हार्ट पेशेंट्स हैं, ये और ज़्यादा खतरे पर है इस समय दिल्ली NCR में? जी बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा खतरे पे हैं और जो छोटे बच्चे हैं वो तो इसलिए वो उनकी दो तरफा मार है। एक तो ये है कि वो इतने छोटे हैं अभी और उनके जो शरीर की इम्यूनिटी है वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुई है। तो कोई भी जो एडिशन हम कर रहे हैं, टॉक्सिन्स का जो एडिशन कर रहे हैं वो उसको और परेशान करेगा क्योंकि वो बहुत शरीर उनका लचीला है, अभी इम्यूनिटी उतनी डेवलप नहीं हुई। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अब उसको अगर किसी की उम्र 5 साल है और अगर इसी तरीके से वो प्रदूषण में रहा तो जब तक वो 25 साल का आएगा या 30 साल का आएगा तब तक वो 20 साल ही इज कॉन्स्टेंटली एक्सपोज टू दिस पोल्यूटेड एयर, राइट? तो इस तरीके से भी बच्चों के लिए बहुत बड़ी परेशानी है। मतलब दिल्ली NCR में जो बच्चा बड़ा हो रहा है उसका तो भविष्य, क्योंकि उसकी क्यूमुलेटिव टॉक्सिन लेवल जो उसका आ रहा है वो बहुत बढ़ जाता है क्योंकि वो ज़्यादा ईयर्स ऑफ एक्सपोजर उसका रहा है। अगर हम एल्डरली की बात करें तो एल्डरली में भी इम्यूनिटी का लेवल बहुत कम हो जाता है। उनको दे आर मोर प्रोन टू गेट इनटू इन्फेक्शन, दे आर मोर प्रोन टू गेट, उनके जो ऑर्गन्स हैं सीनियर सिटीजन्स के वो वैसे भी कॉम्प्रोमाइज्ड रहते हैं। लिवर कॉम्प्रोमाइज रहता है, थोड़ा किडनी कॉम्प्रोमाइज रहता है, कईयों को हार्ट की प्रॉब्लम होती है, BP की प्रॉब्लम होती है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है। ये भी आपकी इम्यूनिटी को बहुत कम करते हैं। तो इन सब चीज़ों को लेके अगर हम प्रदूषित हवा ले रहे हैं तो वो जो प्री एग्जिस्टिंग हमारी कोमॉर्बिडिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, वो ज़्यादा परेशान करने लगती हैं और इसके कारण फिर वो शायद शरीर उस तरीके से उसको हैंडल नहीं कर पाता है। OPD में आप देख रहे हैं जो हमने कहा भी कि अलग अलग जगहों से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अस्पतालों में हो सकता है सिर्फ बेसिक खांसी की तकलीफ की हो या आंखों में जलन हो, तो मरीजों की संख्या बढ़ रही है OPDs में? जी, मरीजों की संख्या बढ़ रही है और मुझे तो चिंता इस बात की है कि अभी तो दिल्ली में अगर आप देखें तो ट्रैफिक भी बहुत कम है, लोग बाग छुट्टियों पे गए हैं, वो अभी आए नहीं है, छठ की भी छुट्टियां हैं। जब ये सब लोग वापस आएंगे और इस पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में रहेंगे तो शायद ये परेशानी और ये जिस तरीके की OPD में हमारी संख्या बढ़ रही है ये और ज़्यादा बढ़ने की मुझे आशंका है। अब डॉक्टर साहब मुझे बताइए कि अब बच्चों को क्या करें? घर में बंद कर दें?
हम लोग को हमेशा कह दिया जाता है मास्क लगाओ, प्योरीफायर हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। हाँ, हमारी मुख्यमंत्री और उनका मंत्रिमंडल अफोर्ड कर सकता है, हर कोई नहीं कर सकता। क्या करें? देखिए, इसमें ना 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि इससे अब हमारा छुटकारा तो है नहीं, अब ये हमारे जीवन का अंग बन गया है, तो हमें अगर दिल्ली एनसीआर में रहना है अगर दिल्ली एनसीआर में रहना है तो या पूरी नॉर्दर्न इंडिया बेल्ट में अगर रहना है तो सिर्फ दिल्ली एनसीआर नहीं, और भी जगह प्रदूषण। आप आश्चर्य की बात तो ये है कि मुंबई का एटमॉस्फेयर जो कि इतने वास्ट सी के किनारे है और इतनी तेज हवाएं चलती हैं, वहाँ का पोल्यूशन भी बढ़ रहा है। महानगरों में तो सब जगह बुरा हाल है। महानगरों में तो सब जगह बुरा हाल है। तो ये आपके जीवन का एक अंग बन गया है, वो एक हिस्सा बन गया है। तो अब इसके अनुसार ही हमें वो ढालना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ ये है कि हमें अपनी इम्यूनिटी का खास ध्यान रखना पड़ेगा। हमें अपनी इम्यूनिटी को बहुत बढ़ाना पड़ेगा, और उसको कैसे बढ़ाएंगे हम? उसको हम बढ़ाएंगे हाइड्रेशन से। जो हाइड्रेटेड बॉडी होती है, जो सेल्स जिनमें पानी भरपूर रहता है, वो उनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है। राइट? तो 3 से 4 लीटर का हम पानी पिएंगे। कोशिश करेंगे ठंडा पानी, फ्रिज का पानी ना पी के हम गुनगुना पानी पिएं, और कम से कम रूम टेम्परेचर का तो पानी पिएं। राइट? नंबर 1 इज हाइड्रेशन। नंबर 2 इज फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ऑफ डिफरेंट कलर्स। योर प्लेट शुड बी अ रेनबो। राइट? उसमें लाल टमाटर भी होना चाहिए, और हरा खीरा भी होना चाहिए, और संतरा भी होना चाहिए, और इस तरीके के विविध जो भी चीज़ कच्ची खाई जा सकती है। सलाद जितना ज़्यादा हम खा सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, ट्रेस एलिमेंट्स, ये तमाम सारी चीज़ें मिलती हैं जो हमारे शरीर को ज़रूरी हैं और जिससे कि हमारी इम्यूनिटी बनती है। नंबर 3 इज़ योगा। योगा और एक्सरसाइज, जेंटल एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, प्रेफरेबली योगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके शरीर में नई ऊर्जा देने के लिए, उसकी इम्यूनिटी के संवर्धन के लिए ये बहुत आवश्यक है। तो अगर ये 3 चीज़ें भी हम कर लें तो हम काफ़ी हद तक जो है हमारी इम्यूनिटी को तो बढ़ा सकते हैं, जिससे कि आने वाले जो हम बाहर जो खतरा है उसको हम टाल सकते हैं। दूसरी चीज़ कि अगर हमें वॉकिंग करनी है, एक्सरसाइज करनी है, या ख़ास तौर पे बच्चों को अगर हमें बाहर खेलने भेजना है, देखिए बच्चों के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि फिजिकल एक्सरसाइज, उसके साथ साथ सोशल उनका बिहेवियर वो बाहर खेल के ही पनपता है। और इस समय अगर हमने उनको घर के अंदर बिठा दिया, मोबाइल दे दिया, तो हम उनके जीवन का अगर प्रदूषण सत्यानाश नहीं करेगा तो वो मोबाइल के प्रदूषण सत्यानाश कर देगा उनको। बेटर ये है कि उनको बाहर खेलने दें, बट 2-3 चीज़ों का ख्याल रखें। एक तो ये जब धूप हो, जब सूरज निकला हुआ हो, तब अगर खेलें बाहर या एक्सरसाइज करें या वॉक करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि उसकी अल्ट्रा वायलेट रेज जो हैं कुछ हद तक उसका इफ़ेक्ट कम करती हैं। जैसे जैसे शाम और रात का समय आता है, टेम्परेचर और ज़्यादा डाउन होता है, उसके कारण और ज़्यादा सेडिमेंटेशन होता है, और उस दौरान अगर हम जाएंगे तो हमें प्रदूषण का इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा, नुकसान ज़्यादा होगा। तो धूप में जाएं, खेलें। जैसे ही हम वापस आते हैं तो कोशिश करें कि अपने हाथ, मुंह, पाँव अच्छी तरह से धो लें, जिससे कि जितने भी हमारे पॉल्यूटेंट्स हमने स्किन पे एब्जॉर्ब हुए हैं, आंखों में जो एब्जॉर्ब हुए हैं, म्यूकोसल मेम्ब्रेन पे जो हैं, उनको हम वॉश ऑफ कर दें। इस तरीके से कुछ तरीकों से हम जो है बच सकते हैं। बाकी मास्क लगाना ज़रूरी है। मास्क अगर विजिबली डस्टी एनवायरनमेंट में है, या किसी की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कम है, जैसे डायबिटीज़ है, एड्स है, कैंसर है, इम्यूनोथेरेपी पे हैं, स्टेरॉइड जैसी परेशानी के साथ हैं, तो उन लोग मास्क लगा सकते हैं। बट उसमें भी एक आध 2 चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी मास्क हैं, या तो हम वो N95 लगाएंगे, बट वो N95 मास्क जो भी हैं वो भी काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं उनको लगाना और उसको हैंडल करना, प्लस वो डिस्पोजेबल होते हैं। अगर हम कॉटन मास्क भी अगर हम लगा रहे हैं तो कोशिश करें कि एक मास्क जो है वो अगले 1-2 घंटे के लिए हम रखें और फिर उसको धो दें उसको। तो घर में आप अगर कोई ऐसे सीनियर सिटीज़न हैं या कोई ऐसे रोगी हैं जिनको कि मास्क लगाना एक अनिवार्यता है या डॉक्टर ने सलाह दी है, तो उनके लिए 3-4 मास्क रखें और हर रोज़ उनको कॉन्स्टेंटली उनको धोते रहें, तो वो ज़्यादा अच्छा। कोई मेडिकेशन इस समय की हमें ऐसा लगे कि भाई प्रिवेंटिव मेडिकेशन लेना, उससे कोई फ़ायदा या? प्रिवेंटिव मेडिकेशन इज़ अ गुड क्वेश्चन। ऐसी कोई मेडिकेशन नहीं है, बट हाँ जो एक्सट्रीम्स ऑफ एज हैं और जिनको ऑलरेडी इम्यूनिटी कम है, उनके लिए इन्फ्लुएंजा और निमोनिया वैक्सीन अगर इस मौसम में अगर हम लगाएं
तो भी कुछ हद तक उससे बचाव होता है, बट वो एक इस मौसम में जो प्रिवलेंट वायरल इन्फेक्शंस हैं उससे बचाता है, पॉल्यूशन से नहीं बचाता है। अच्छा, एक थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, कई लोग ये कहते हैं कि जिस समय ये जैसी हालत हर साल दिल्ली में हो जाती है, दिल्ली एनसीआर में, कि आप मॉर्निंग वॉक पे मत जाएं, सुबह ज्यादा होता है पोल्यूशन लेवल्स। मैं वही बता रहा हूँ कि जब टेम्परेचर कम रहेगा, आर्द्रता ज्यादा रहेगी, ओस की बूंदें चारों तरफ रहेंगी, उसके साथ वो पोल्यूशन जो है वो सेडिमेंट हो जाता है, इट इज मोर टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्ली मॉर्निंग वॉक्स भी नहीं तो अर्ली मॉर्निंग वॉक और जब सूरज निकल जाए, हाँ, उसके बाद आप कर सकते हैं। ठीक है, चलते चलते डॉक्टर साहब और कुछ अगर बेसिक सलाह आप हमारे सारे व्यूअर्स को देना चाहें कि इस समय क्या करें दिल्ली एनसीआर के लोग या वो सारे महानगर जहां लोग इस समय हाई एक्यूआई से जूझ रहे हैं। मोस्टली तो यही है कि पानी खूब पिएं, ताज़े फल और सब्जियां लें, योगा करें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये तीनों चारों चीज़ जैसे मैंने बताया, जितनी भी आउटडोर एक्सरसाइजेज हैं वो सब धूप के समय करें, और जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे सवाल करें और उनसे क्वेश्चन करें कि इस तरीके से ना आगे चलने दिया जाए और इसको कंट्रोल करें किसी तरीके से। जी बिल्कुल, हम लोग आपने अथॉरिटीज़ से सवाल करने की अच्छी बात कही, क्योंकि कल हमने दिल्ली के मुख्यमंत्री से सवाल किए हैं और हम ये कैंपेन चला रहे हैं डॉक्टर साहब की सांस लूं या जी लूं। मतलब अब तो ऐसा हो गया कि सांस लेंगे तो मर जाएंगे, बिल्कुल सही। तो जबकि हमेशा ये सांस लेने को जीने के साथ जोड़ा गया है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जितना सांस लेंगे उतना हमें खतरा हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आशीष जी, थैंक यू। और आप सब लोगों से भी मैं कहना चाहती हूँ कि हमारी इस कैंपेन के साथ जुड़े रहें, और सिर्फ दिल्ली एनसीआर के लोग नहीं, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि सारे महानगरों की हालत बहुत ख़राब है। अपनी सेहत का ध्यान रखें और अपने जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे सवाल ज़रूर करें। मास्क अगर ज़रूरी है तो ज़रूर लगा कर रखें, और अर्ली मॉर्निंग्स और लेट इवनिंग्स इसमें घर से बाहर अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो ना निकलें, और बच्चों को और बुज़ुर्गों को तो ज़रूर सलाह दी जाए कि घर पर रहें। लेकिन हमारी कैंपेन सांस लूं या जी लूं, इसके साथ जुड़ें। सारे हैशटैग्स हम आपको बताते रहते हैं, उनके साथ सोशल मीडिया पर लिखें, आवाज़ उठाएं और बात करें, क्योंकि एक साफ हवा भी तो हमारा अधिकार है ना, उसके प्रति हमारी जिम्मेदारी भी है, लेकिन हमारा अधिकार भी है, और अगर हमें नहीं मिल रहा है तो उसके लिए हमें आवाज़ उठानी होगी। चुनाव के मौसम में बिहार की गलियों से लेकर चाय की दुकानों तक एक ही चर्चा है, इस बार कौन बाजी मारेगा। लेकिन इस बार मामला सिर्फ जात पात या परिवारवाद तक सीमित नहीं है। अब ज्यादातर सीटों पर चेहरे बदल गए हैं। दांव पर सेलिब्रिटीज की चमक है, सियासी करोड़पति की गाड़ी है, और खेत खलिहान से आए साधारण उम्मीदवारों की उम्मीद भी है। बिहार चुनाव का सबसे बड़ा आकर्षण यही है कि राजनीति की खिड़कियों से आज नए सपने झांक रहे हैं। कहीं 25 साल की गायिका मैथिली ठाकुर माइक छोड़कर राजनीति के मंच पर हैं, कहीं पवन सिंह की भोजपुरी आवाज वोट मांग रही है। चुनावी पोस्टरों पर फिल्मी हीरोइन से लेकर डॉक्टर, किसान, कारोबारी सब दिख रहे हैं। तो चलिए इस दिलचस्प चुनावी दंगल के दरवाजे पर कदम रखते हैं, जहां जनता की उम्मीदें, उम्मीदवारों की तैयारी और राजनीति का असली रोमांच इंतजार कर रहा है। इस बार बिहार चुनाव के सियासी मैदान में एक खास नाम चमक रहा है, मैथिली ठाकुर। बीजेपी ने दरभंगा जिले की अलीनगर सीट से टिकट देकर भोजपुरी और मैथिली संगीत की इस युवा हुनर को राजनीति के रंगमंच पर ला खड़ा किया है। संगीत की दुनिया में अपनी मधुर आवाज और सहज मुस्कान से करोड़ों दिल जीतने वाली मैथिली सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त पॉपुलैरिटी रखती हैं। युवाओं के दिलों पर राज करने वाली मैथिली अब जनता के मुद्दों की बात चुनावी मंच से कर रही हैं, और उम्मीद है कि उनकी सादगी, उनकी कला और उनकी ईमानदार छवि राजनीति में भी नए रंग भरेगी। लेकिन साथ ही सवाल यह भी है कि क्या वो अपनी लोकप्रियता को वोटों में बदल पाएंगी। उनकी टक्कर आरजेडी के विनोद मिश्रा से है, जो पहले बीजेपी में रह चुके हैं। 25 साल की मैथिली करोड़ों की दौलत की मालकिन भी हैं। मैथिली के चुनावी हलफनामे के मुताबिक उनके पास कुल 2 करोड़ 33 लाख रुपए की चल संपत्ति है। मैंने कुछ साल पहले जब मैथिली ठाकुर का इंटरव्यू लिया था एक गायिका के तौर पर, तब मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं उन्हें एक चुनाव के उम्मीदवार के रूप में देखूंगी। इस लिस्ट में अगला नाम है भोजपुरी सिनेमा के स्टार खेसारी लाल यादव का। आरजेडी ने खेसारी लाल यादव को छपरा से टिकट दिया है, और ये उनका पहला चुनाव है। हालांकि पहले उनकी पत्नी चंदा देवी चुनाव लड़ने वाली थी। चंदा देवी ने नामांकन भी दाखिल कर दिया था, लेकिन फॉर्म में कुछ गलती होने की वजह से आनन फानन में खेसारी लाल यादव ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। ये बात खेसारी लाल यादव ने खुद एक इंटरव्यू में कही थी। अब छपरा के चुनावी मैदान में खेसारी लाल यादव हैं, जो उनका घर भी है।
हलफनामे के मुताबिक वो 24 करोड़ 81 लाख रुपए की संपत्ति के मालिक हैं। खेसारी का मुकाबला एनडीए की प्रत्याशी छोटी कुमारी से है, जो एक स्थानीय नेता है। भोजपुरी सिनेमा के मशहूर गायक रितेश पांडे भी चुनावी पिच पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। जन स्वराज पार्टी ने उन्हें रोहतास जिले की करगहर सीट से प्रत्याशी बनाया है, जिससे इलाके में खूब हलचल है। रितेश पांडे की पहचान सिर्फ उनके सुपरहिट गानों तक सीमित नहीं है, उनका सरल अंदाज और आम लोगों से जुड़ाव उन्हें खास बनाता है। संगीत के मंच पर जीवन के संघर्ष, प्रेम और सामाजिक संदेश देने वाले रितेश अब जनता की समस्याओं को अपनी प्राथमिकता बता रहे हैं। राजनीति में आने के बाद उनकी बढ़ती लोकप्रियता और जनसंपर्क अभियान ने करगहर सीट की चर्चा राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा दी है। रितेश पांडे के हलफनामे से पता चला है कि उनके पास 2 करोड़ 29 लाख की संपत्ति है। करगहर सीट पर रितेश पांडे की राह आसान नहीं। उनका मुकाबला जेडीयू के पूर्व विधायक वशिष्ठ सिंह से होगा, तो वहीं महागठबंधन से कांग्रेस और सीपीआई ने भी अपना अपना उम्मीदवार उतारा है। सीपीआई ने चर्चित समाजसेवी महेंद्र प्रसाद गुप्ता को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो कांग्रेस ने करगहर के मौजूदा विधायक संतोष मिश्रा पर दांव लगाया है। अब देखना है कि मंच के सुपरस्टार चुनावी मैदान में भी हिट साबित होते हैं या नहीं। बिहार के चुनाव में भोजपुरी अभिनेत्री सीमा सिंह भी उतरी थी। चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति रामविलास ने सारण जिले की मढ़ौरा विधानसभा सीट से सीमा सिंह को प्रत्याशी बनाया था। हालांकि चुनावी मैदान में उतरी सीमा सिंह पहली बॉल पर बोल्ड हो गई, यानी नामांकन दाखिल करने में गलती से उनकी उम्मीदवारी ही खत्म हो गई। अब बात करते हैं बिहार चुनाव के सबसे अमीर प्रत्याशियों की। 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर खड़े एनडीए और महागठबंधन के कुल 73% यानी 178 उम्मीदवार करोड़पति हैं। एनडीए के पास सबसे अधिक 92 करोड़पति उम्मीदवार हैं, जबकि महागठबंधन में 86 उम्मीदवार करोड़पति हैं। संपत्ति के मामले में बरबीघा विधानसभा सीट से जेडीयू के डॉक्टर कुमार पुष्पंजय सबसे अमीर उम्मीदवार हैं। डॉक्टर से नेता बने पुष्पंजय के पास करीब 72 करोड़ रुपए की कुल संपत्ति है। मेडिकल फील्ड में उनकी सफलता, कारोबार और निवेश की काबिलियत ने उन्हें इलाके का बड़ा नाम बना दिया है। चुनावी हलफनामे से साफ है कि उनका मुकाबला न सिर्फ वोट के लिहाज से बल्कि धन बल के मामले में भी बाकी सभी प्रत्याशियों के लिए एक चुनौती है। इस लिस्ट में अगला नंबर है हाजीपुर सीट से चुनावी जंग में उतरने वाले आरजेडी उम्मीदवार देव कुमार चौरसिया का। देव कुमार चौरसिया की कुल संपत्ति 67 करोड़ रुपए से ज्यादा है, जिसमें व्यवसाय, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस और लग्जरी लाइफस्टाइल सब कुछ शामिल है। लंबे समय से कारोबार की दुनिया में सक्रिय रहे देव कुमार अब राजनीति के गलियारों में भी अपनी अलग पहचान बनाने को तैयार हैं। पटना की विक्रम सीट से बीजेपी के प्रत्याशी सिद्धार्थ सौरभ की संपत्ति भी चुनावी चर्चा में है। करीब 43 करोड़ रुपए के मालिक सिद्धार्थ सौरभ ने इस चुनाव को धन, बल और प्रभाव के मामले में काफी आगे बढ़ा दिया है। बिहार के करोड़पति उम्मीदवारों की फहरिस्त में वो तीसरे नंबर पर हैं। मोकामा सीट से जेडीयू के बाहुबली नेता अनंत सिंह की चुनावी दावेदारी हर बार सुर्खियों में रहती है और इस बार भी चर्चा कम नहीं है उन पर। करीब 37 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक अनंत सिंह को इलाके में छोटे सरकार के नाम से जाना जाता है। उनका व्यक्तित्व, राजनीतिक रसूख और दौलत तीनों मिलकर चुनावी पारा और बढ़ा देते हैं। अनंत सिंह की मौजूदगी से मोकामा का मुकाबला न सिर्फ ताकत का बल्कि संपन्नता और दबदबे का असली अखाड़ा बन जाता है। चुनावी हलफनामे के हिसाब से भले ही वो रईस प्रत्याशियों की सूची में चौथे नंबर पर हैं, लेकिन उनकी दौलत करीब 100 करोड़ रुपए है, क्योंकि उनकी पत्नी नीलम देवी के नाम पर करीब 63 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्ति है। इस लिस्ट में शामिल कई अमीर प्रत्याशी डॉक्टर, कारोबारी या जमींदार हैं, जो अपनी नामचीन पहचान के साथ चुनाव में उतरे हैं। लेकिन दूसरी तरफ सियासत की इस दौड़ में कुछ ऐसे चेहरे भी हैं जिन्होंने अपनी सादगी और संघर्ष से सबका ध्यान खींचा है। उनके पास नाम मात्र की संपत्ति है, लेकिन फिर भी वो दौड़ में हैं। आरा सीट से सीपीआई माले के उम्मीदवार कयामुद्दीन अंसारी चुनावी मैदान में मिसाल बनकर उतरे हैं। उनके हलफनामे में दर्ज कुल संपत्ति सिर्फ 37,000 रुपए है। न बंगला, न गाड़ी, न जमीन और न बैलेंस। अगर कुछ है तो बस संघर्ष और ईमानदारी की पूंजी। कयामुद्दीन अंसारी राजनीति में एक ऐसी आवाज है जो दिखाते हैं कि चुनाव सिर्फ पैसों का नहीं, जज्बे और मेहनत का भी खेल है। बड़ी बात यह है कि उनके परिवार के नाम पर भी कोई अचल संपत्ति नहीं है। दरभंगा के हायाघाट से सीपीएम के प्रत्याशी श्याम भारती भी इस चुनाव में सबसे साधारण और संघर्षशील चेहरों में शामिल हैं। पत्नी के नाम थोड़ी सी कृषि जमीन, खुद के पास एक पुरानी मोटर बाइक
और कुल संपत्ति सिर्फ 39,000 रुपए। श्याम भारती की कहानी बताती है कि लोकतंत्र की असली ताकत धन दौलत में नहीं, मेहनत और सच्चाई में है। ऐसे उम्मीदवार चुनावी मंच पर भरोसे का नया पैमाना गढ़ते हैं। भोजपुर जिले के अगियाओं से बीजेपी के महेश पासवान चुनावी फलक पर सादा जिंदगी और संघर्ष की मिसाल बनकर उभरे हैं। हलफनामे के अनुसार उनकी कुल संपत्ति सिर्फ 55,000 रुपए है। न कोई बड़ा व्यापार, न आलीशान मकान, बस एक साधारण घर और बड़े सपने। गरीब प्रत्याशियों की लिस्ट में अगला नाम है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रत्याशी विष्णुदेव पासवान, जो सिवान जिले की दरौली सीट पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। चुनावी हलफनामे के मुताबिक विष्णुदेव पासवान के पास 3,62,000 रुपए की चल संपत्ति है। विष्णुदेव चुनावी दौर में भले ही बड़े नामों के आगे संसाधनों में पीछे हों, लेकिन उनका जज्बा और सादगी मैदान में अलग ही चमक बिखेर रही है। इस बार बिहार चुनाव की जमीन पर खूब रंग बिखरे हैं। चमकते सितारे, बेशुमार धनपति और संघर्ष में जुटे कुछ सच्चे उम्मीदवार। लिस्ट के हिसाब से 73% करोड़पति प्रत्याशी हैं। वहीं कुछ ऐसे चेहरे भी हैं जिनकी संपत्ति चंद हजार या कुछ लाख तक ही सीमित है। डॉक्टर कुमार पुष्पंजय और देव कुमार चौरसिया जैसे उम्मीदवारों का हलफनामा देखकर हैरानी होती है, लेकिन इसी भीड़ में कयामुद्दीन अंसारी और श्याम भारती जैसे दावेदार भी हैं, जो हर रोज की आम जिंदगी और उम्मीदों के साथ चुनावी रण में डटे हैं। अब देखना है कि वोट का करोड़पति कौन बनता है और जनता किसकी कहानी से अपना दिल जोड़ती है। और खबरें अनकही में आज मैं आपको बताऊंगी कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत कहलाने वाला अमेरिका किस तरह अपनी धौंस दिखाकर दूसरे देशों को घुटने टेकने पर मजबूर करना चाहता है। ये कहानी है तेल की, रूस की और भारत की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो किसी की भी सुनने को तैयार नहीं है। इस बार ट्रंप ने एक नया दांव खेला है। रूस के तेल पर सख्त पाबंदी और भारत चीन से कहा, अब तुम लोग रूसी तेल लेना बंद करो। एक वक्त था जब रूस का तेल पूरी दुनिया में धड़ल्ले से बिकता था। सबसे बड़े ग्राहक चीन और भारत। दोनों देशों ने पश्चिमी देशों के प्रतिबंध के बावजूद रूस से सस्ता तेल लिया ताकि अपने लोगों की ऊर्जा की जरूरतें पूरी कर सके। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में बैठे सोच रहे थे, रूस से लड़ना है तो उसके पैसे का नल बंद करना पड़ेगा। तो बस फिर क्या, 22 अक्टूबर को ट्रंप ने रूस की 2 दिग्गज तेल कंपनियों रोजनेफ्ट और ल्यूकोइल पर जबरदस्त पाबंदी कस दी। ट्रंप का कहना था कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए गंभीर नहीं है, इसलिए ये कदम उठाना जरूरी था। लेकिन असल में इन प्रतिबंधों का सबसे बड़ा असर किस पर पड़ने वाला है? भारत और चीन पर, दुनिया के 2 सबसे बड़े देशों पर जो रूस से सस्ता तेल खरीदते हैं। अब यहां दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप ने पहले कभी रूस पर सीधे तौर पर प्रतिबंध नहीं लगाए थे। वो महीनों से सिर्फ प्रोत्साहन और बातचीत के जरिए रूस को मनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब कुछ नहीं हुआ तो अचानक ये बड़ा कदम उठा लिया। एक हफ्ते पहले तक ट्रंप और पुतिन की बुडापेस्ट में मुलाकात की बात हो रही थी, लेकिन ट्रंप ने वो भी कैंसिल कर दी। उनका कहना है कि बातचीत से अब कोई फायदा नहीं होगा। अब आते हैं असली खेल पर। रोजनेफ्ट और ल्यूकोइल मिलकर रूस के तेल निर्यात का करीब आधा हिस्सा बनाते हैं, यानी 40 लाख बैरल प्रतिदिन से ज्यादा, और इस तेल के सबसे बड़े खरीदार हैं भारत और चीन। चीन हर दिन करीब 20 लाख बैरल रूसी तेल आयात करता है, जबकि भारत 16 से 17 लाख बैरल। ये भारत के कुल तेल आयात का 34% है, जो किसी एक देश से खरीद का सबसे ज्यादा है। अब सवाल यह है कि भारत रूस से इतना तेल क्यों खरीद रहा है? जवाब बेहद आसान है, क्योंकि सस्ता मिल रहा है। रूसी तेल भारत को अमेरिकी कच्चे तेल के मुकाबले $2 से $4 प्रति बैरल सस्ता पड़ता है, और जब पश्चिमी प्रतिबंध शुरू हुए थे तब ये छूट $10 तक की थी। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर भारत रूसी तेल खरीदना बंद करता है तो हर दिन 32 से 64 लाख डॉलर का नुकसान हो सकता है, यानी हर महीने करीब 100 से 200 करोड़ रुपए का घाटा। लेकिन अमेरिका को इससे क्या मतलब? ट्रंप का तर्क है कि भारत और चीन रूसी तेल खरीदकर पुतिन के युद्ध के खर्च में मदद कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने पहले भारत पर 50% का टैरिफ लगाया, जिसमें से 25% सिर्फ रूसी तेल खरीदने की सजा के तौर पर था। फिर प्रधानमंत्री मोदी पर दबाव बनाना शुरू किया और बार बार दावा करने लगे कि मोदी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत सरकार ने इन दावों को साफ तौर पर खारिज किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उन्हें किसी ऐसी बातचीत की जानकारी नहीं है।
भारत की प्राथमिकता अपने उपभोक्ताओं के हित की सुरक्षा करना है। लेकिन ट्रंप को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लगातार अपने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते रहे कि पीएम मोदी ने उनसे ऐसा कहा है और साल के अंत तक भारत का रूसी तेल आयात लगभग शून्य हो जाएगा। अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा। जब ट्रंप ने ये भारी भरकम प्रतिबंध लगाए तो पुतिन की क्या प्रतिक्रिया थी? पुतिन ने बेहद शांत तरह से और आत्मविश्वास से जवाब दिया कि रूस कभी भी अमेरिका या किसी और के दबाव में नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से रूस पर दबाव डालने का प्रयास है, लेकिन कोई भी स्वाभिमानी देश और कोई भी स्वाभिमानी इंसान कभी दबाव में फैसला नहीं लेता। पुतिन ने इन प्रतिबंधों को अनफ्रेंडली एक्ट बताया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि इसका रूसी अर्थव्यवस्था पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने चेतावनी भी दी कि अगर वैश्विक ऊर्जा बाजार में संतुलन बिगड़ेगा तो कीमतें बढ़ेंगी और इससे अमेरिका जैसे देशों को भी नुकसान होगा। यानी पुतिन ने साफ संदेश दे दिया है कि तुम्हारे प्रतिबंधों से हमें कोई डर नहीं है। जब ट्रंप से पुतिन के इस जवाब के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि वो ऐसा महसूस करते हैं। मैं आपको 6 महीने बाद बताऊंगा, देखते हैं कैसे काम करता है ये सब। यानी ट्रंप अपनी ही बात पर 6 महीने का चैलेंज दे रहे हैं। लेकिन इस बीच सवाल है कि भारत और चीन जैसे देशों को क्या करना चाहिए? क्या वो अपनी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाकर अमेरिका की सुने या फिर अपने हितों की रक्षा करें? भारत की स्थिति यहां बेहद नाजुक हो गई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो भारत के रूसी तेल आयात का करीब आधा हिस्सा खरीदती है, उसने घोषणा कर दी कि वो रोजनेफ्ट से अपना 5 लाख बैरल प्रतिदिन का सौदा बंद कर देगी। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी सरकारी कंपनियां भी अपने अनुबंध दोबारा देख रही हैं। उन्हें ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी तेल सीधे रोजनेफ्ट या ल्यूकॉयल से ना आए। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। भारत को अब मिडिल ईस्ट, अफ्रीका या अमेरिका से तेल खरीदना होगा, जो ज्यादा महंगा पड़ेगा। इससे रिफाइनिंग की लागत बढ़ेगी और आम लोगों को पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने का सामना करना पड़ सकता है। यानी अमेरिका की धौंस का असर सीधे आपकी और हमारी जेब पर पड़ेगा। अब सोचिए कैसी विडंबना है। अमेरिका, जो खुद को लोकतंत्र और स्वतंत्रता का पैरोकार बताता है, वो दूसरे देशों को ये तय करने की आजादी नहीं दे रहा कि वो किससे व्यापार करे। भारत ने कभी यूक्रेन युद्ध का समर्थन नहीं किया, हमेशा शांति और बातचीत की बात की है। लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए अगर हम सस्ता तेल खरीदते हैं तो वो अमेरिका को नागवार गुजरता है। ट्रंप का पूरा खेल ये है कि वो भारत और चीन को डराकर रूस को घुटने टेकने पर मजबूर करना चाहते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया में वो ये भूल जाते हैं कि भारत और चीन अपने देश के करोड़ों लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी तो जिम्मेदार हैं। अगर तेल महंगा होगा तो आम लोगों की जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन इससे अमेरिका को क्या फर्क पड़ता है? यहाँ एक और दिलचस्प बात है। अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा कि वो और भी कड़े कदम उठाने के लिए तैयार हैं। यानी ये तो सिर्फ शुरुआत है। अगर भारत और चीन ने अमेरिका की बात नहीं मानी तो उन पर सेकेंडरी सैंक्शंस भी लग सकते हैं। इसका मतलब है कि भारतीय बैंक और रिफाइनरीज भी अमेरिकी प्रतिबंधों के दायरे में आ सकती हैं। लेकिन क्या ये सही है? क्या अमेरिका कोई अधिकार है कि वो पूरी दुनिया पर अपनी शर्तें थोप दे? पुतिन ने बिल्कुल सही कहा कि कोई भी स्वाभिमानी देश दबाव में फैसला नहीं लेता। तो भारत को भी अपने हितों की रक्षा करनी चाहिए, चाहे अमेरिका को कितना भी बुरा क्यों न लगे। ट्रंप ने दावा किया है कि भारत साल के अंत तक रूसी तेल का आयात लगभग शून्य कर देगा। लेकिन अक्टूबर 2025 के आंकड़े कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। भारत का रूसी तेल आयात अक्टूबर में बढ़कर 18 लाख बैरल प्रतिदिन हो गया, जो सितंबर के 16 लाख बैरल से ज्यादा है। यानी ट्रंप के दावे और हकीकत में अभी तक तो जमीन आसमान का फर्क दिख रहा है। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। अमेरिकी ट्रेजरी ने 21 नवंबर को डेडलाइन रखी है। इससे पहले सभी कंपनियों को रोजनेफ्ट और ल्यूकॉयल के साथ अपने सौदे खत्म करने होंगे। भारतीय कंपनियां पहले से ही अपनी रणनीति बदलने में जुटी हैं, लेकिन ये कितना प्रभावी होगा ये देखना बाकी है। उधर चीन ने खुलकर अमेरिका को जवाब दिया है। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम लगातार ऐसे एक तरफा प्रतिबंधों का विरोध करते हैं जिनका अंतर्राष्ट्रीय कानून में कोई आधार नहीं है और जिन्हें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मंजूरी नहीं मिली है। ये एक सीधा संदेश है कि चीन अमेरिकी धौंस से डरने वाला नहीं है। ये बयान ऐसे समय पर आया जब कुछ ही दिन बाद यानी 30 अक्टूबर को ट्रंप और शी जिनपिंग दक्षिण कोरिया में मिलने वाले हैं। मुलाकात के दौरान रूसी तेल का मुद्दा सबसे ऊपर होगा। ट्रंप ने खुद इशारा किया है कि वो जिनपिंग से रूसी तेल की खरीदारी के बारे में बात करेंगे। ये एपिक समिट के मौके पर होने वाली मुलाकात असल में एक रणनीतिक बातचीत है, जहां ट्रंप चीन से ये मांग करने वाले हैं कि वो रूस से तेल खरीदना बंद करे या कम करे।
दूसरी तरफ ट्रंप 1 नवंबर से चीनी निर्यात पर 100% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की धमकी भी दे चुके हैं। ट्रंप ने पहले ही कहा है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग यूक्रेन युद्ध समाप्त करने की कोशिशों में पुतिन पर बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। यानी ट्रंप की रणनीति साफ है कि पुतिन को घुटने टेकने के लिए चीन और भारत जैसे बड़े खरीदारों को रूसी तेल से दूर करो। पर रणनीति कितनी कारगर साबित होगी ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात साफ है कि अमेरिका अपने हितों के लिए किसी को भी बलि का बकरा बना सकता है। आज रूस है, कल कोई और हो सकता है। ट्रंप बोल रहे हैं कि वो 6 महीने बाद बताएंगे प्रतिबंध कितने कारगर रहे। पुतिन ने जवाब दे दिया है कि रूस नहीं झुकेगा और भारत फंसा है बीच में, अमेरिकी धौंस और अपनी जरूरतों के बीच। इसलिए भारत को अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए वैकल्पिक स्रोतों पर काम करना होगा ताकि हम किसी एक देश या क्षेत्र पर निर्भर ना रहें। भारत की योजना और रणनीति भी अगले कुछ समय में सामने आ जाएगी और उम्मीद है कि फैसला देश हित में ही होगा। तो खबरें अनकही में आज मेरे साथ इतना ही, लेकिन चलते चलते एक खबर जो आपको बतानी जरूरी है। एड गुरु पद्मश्री पीयूष पांडे का गुरुवार को निधन हो गया। उन्होंने 70 साल की उम्र में मुंबई में अंतिम सांस ली। पीयूष पांडे ने पल्स पोलियो का 2 बूंद जिंदगी की, अब की बार मोदी सरकार, इस तरह के कई नारे और मिले सुर मेरा तुम्हारा गीत लिखा था। पीयूष पांडे का जन्म 1955 में जयपुर के एक परिवार में हुआ था। उन्होंने 27 साल की उम्र में अंग्रेजी प्रभुत्व वाले विज्ञापन उद्योग में प्रवेश किया और इसे हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने एशियन पेंट्स के लिए हर खुशी में रंग लाए, कैडबरी के लिए कुछ खास है और फेविकॉल का सबसे फेमस एड शर्मा की दुल्हन ब्याह के आई संग 2 सीटर सोफा भी ले आई, ये बनाया था। ये एड बना तो 2019 में था, लेकिन इस साल सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। उन्होंने साबित किया कि विज्ञापन केवल प्रोडक्ट बेचने का माध्यम नहीं, बल्कि लोगों से जुड़ने की कला भी है। पीयूष पांडे को 2016 में भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया। इसके अलावा पिछले साल 2024 में उन्हें LIA लेजेंड अवार्ड भी मिला। एडमैन पीयूष पांडे को हमारी श्रद्धांजलि। साथ ही आज हम भारतीय सिनेमा के महान गायक मन्ना डे को भी याद कर रहे हैं। साल 2013 में आज ही के दिन 94 वर्ष की उम्र में इस संगीत सम्राट ने दुनिया को अलविदा कह दिया था। 1 मई 1919 को कोलकाता में प्रबोध चंद्र डे के नाम से जन्मे मन्ना डे ने हिंदी सिनेमा को ऐसे गीत दिए जो आज भी हर दिल में बसते हैं। उनकी खासियत ये थी कि जो गीत किशोर कुमार और मोहम्मद रफी के लिए भी मुश्किल होते थे, मन्ना डे उन्हें सहजता से गा लेते थे। ये रात भीगी भीगी, प्यार हुआ इकरार हुआ, कस्मे वादे प्यार वफा, एक चतुर नार और ये दोस्ती जैसे अमर गीत उनकी आवाज की देन है। 5 दशकों के अपने करियर में उन्होंने 14 भाषाओं में 3000 से ज्यादा गाने रिकॉर्ड किए। शास्त्रीय संगीत को फिल्मी दुनिया में विशिष्ट पहचान दिलाने वाले मन्ना डे को पद्मश्री, पद्मभूषण और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम इस महान कलाकार को श्रद्धांजलि देते हैं, जिनके गीत हमेशा हमारे दिलों में गूंजते रहेंगे। मन्ना डे भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका संगीत हमेशा अमर रहेगा। उनके एक गीत की कुछ लाइंस हम सबके दिलों को छू चुकी है। कस्मे वादे प्यार वफा, सब बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं, ये झूठे नाते हैं नातों का क्या।